आज का ये केस एक 8 साल की बच्ची की मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के ऊपर है। ये केस सिंगापुर का मोस्ट फेमस सेक्सुअल असॉल्ट एंड मर्डर केस बन गया था। ये 8 साल की बच्ची 20 दिन तक बिना किसी क्लू के गायब रहती है। इस बच्ची को ढूंढने के लिए सिंगापुर की पुलिस फोर्स, वहाँ के लोग, वॉलंटियर्स, सिंगापुर की गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी कंपनीज भी सब मदद करते हैं, बट ये लड़की नहीं मिलती। और आखिर में जब वो मिलती है और पता चलता है कि उस 8 साल की बच्ची के साथ क्या क्या हुआ, तो पूरा सिंगापुर हैरान रह जाता है। हुआंग ना एक 8 साल की बच्ची थी जो अपने पेरेंट्स के साथ पासीर पंजांग नाम के एक छोटे से शहर में रहती थी। वैसे तो हुआंग ना का जन्म चाइना में हुआ था, पर 1996 में वो अपने पेरेंट्स के साथ सिंगापुर आ गई। सिंगापुर आने के बाद उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और वो अपनी माँ के साथ अकेली रहने लगी। कुछ टाइम बाद हुआंगना की माँ की दूसरी शादी हो जाती है एक छोटे से लोकल बिजनेसमैन के साथ। हुआंगना की माँ पासीर पंजांग होलसेल सेंटर में काम करने लगी, जहाँ हुआंगना की दोस्ती एक वेजिटेबल पैकर टुक लैंग से हो गई। टुक लैंग की खुद की एक फैमिली थी और वो हुआंगना के लिए टॉयज एंड चॉकलेट्स लाता रहता था। वो सबको बहुत अच्छा आदमी लगता था, पर ये दोस्ती हुआंगना को जल्द ही बहुत भारी पड़ने वाली थी। हुआंगना को उसके स्कूल फ्रेंड्स और टीचर्स बहुत ही समझदार, हंसमुख और साफ दिल की लड़की बताते हैं, जो जल्द ही सबसे दोस्ती कर लेती है। पर उसकी यही खूबी आगे जाकर उसके लिए मुश्किलें पैदा करने वाली थी। हुआंगना 10 अक्टूबर 2004 को अचानक ही गायब हो जाती है। उसके गायब होने से अगले 20 दिन तक उसका कोई पता नहीं चलता। हुआंगना को आखिरी बार उसी होलसेल सेंटर के पास देखा गया था जहां पे उसकी माँ काम करती थी। हुआंगना अक्सर ही स्कूल के बाद वहां जाती और वहां पे फूड कोर्ट में खेलती थी जब तक उसकी माँ की शिफ्ट खत्म ना हो जाती। हुआंगना के गायब होने से रिलेटेड कोई भी क्लू नहीं मिलता। वो बहुत ही मिस्टीरियसली गायब हुई थी। वो एक होलसेल मार्केट था। इतने सारे लोगों के बीच में से एक छोटी बच्ची दिन दिहाड़े गायब हो जाती है और किसी को कुछ भी पता नहीं होता। ये बात काफी अजीब थी। उसकी माँ पुलिस में कंप्लेन कर देती है और इमीडिएटली एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की टीम हुआंगना को ढूंढने में लग जाती है। पूरे एरिया की सीसीटीवी फुटेजेस चेक की जाती है। हुआंगना की फोटो दिखाकर सब लोगों से पूछा जाता है। उसके फ्रेंड्स एंड उसके रिलेटिव से भी जानकारी ली जाती है, पर हुआंगना को तो जैसे हवा अपने साथ ले गई हो। वो इस कदर गायब हो गई थी। दिन पर दिन निकलते जाते हैं और उस बच्ची का कोई क्लू नहीं मिलता। अब सब बस इसी टेंशन में थे कि वो 8 साल की बच्ची किस हालत में होगी। पुलिस की इतनी कोशिशों के बाद भी हुआंगना आखिर कहाँ चली गई या उसे कौन ले गया, इस बात का कोई पता नहीं चलता। लगातार 3 हफ्तों तक सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक हुआंगना के पेरेंट्स, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स और पुलिस वाले सब हुआंगना को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट उससे रिलेटेड कोई क्लू नहीं मिलता। जहां एक तरफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ मीडिया ने भी रिपोर्टिंग की। हुआंगना की न्यूज वायरल हो गई और काफी सारे लोगों ने आगे आके वॉलंटियर किया हुआंगना को ढूंढने के लिए। लोकल रेजिडेंट्स सर्च पार्टीज बनाते हैं और पूरे एरिया में रोज हुआंगना को ढूंढा जाता है। पुलिस और वॉलंटियर्स मिलके पूरे एरिया में 70,000 पैम्पलेट्स लगाते हैं, पर हुआंगना का कोई पता नहीं चलता। यहाँ तक कि सिंगापुर के 2 बड़े बिजनेसमैन 10,000 और $5,000 का इनाम रखते हैं उस आदमी के लिए जो हुआंगना की कोई भी न्यूज लेके आएगा। उस बच्ची को ढूंढते हुए पुलिस वाले मलेशिया तक चले जाते हैं, पर वहां से भी वो खाली हाथ ही लौटते हैं। एक लोकल टैक्सी कंपनी अपनी सारी टैक्सीज पर हुआंगना के पोस्टर्स लगा देती है। एक वेबसाइट भी बनाई जाती है उसे ढूंढने के लिए, पर अफसोस इतनी कोशिशों के बाद किसी को पता ही नहीं चलता कि वो लड़की कहाँ गायब हो गई थी। उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज सामने नहीं आती। अभी तक ये केस पूरे सिंगापुर में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, तो ऑटोमेटिकली पुलिस की टीम पर मीडिया और लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। तो अब इस केस को लीड करने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। जो सिंगापुर की गवर्नमेंट होती है वो भी इस केस को काफी क्लोजली फॉलो करती है और पुलिस वालों पर काफी प्रेशर होता है उस बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढने का। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो हुआंगना की मां ने उन्हें बताया कि हुआंगना की टुक लैंग नाम के एक आदमी से काफी अच्छी दोस्ती थी और हुआंगना जिस एरिया में आखिरी बार देखी गई थी वो एरिया भी टुक लैंग की काम करने वाली जगह से सिर्फ 20 मिनट दूर है। 19 अक्टूबर 2004 पुलिस वालों ने टुक लैंग को फर्स्ट टाइम क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। जब उससे सवाल पूछे जा रहे थे तो टुक लैंग ज़्यादा बोल नहीं रहा था। वो काफ़ी नर्वस लग रहा था। उसने कुछ बताया तो नहीं, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज से पुलिस वालों को उस पर काफ़ी ज़्यादा शक हुआ, तो उन्होंने उसे उस दिन तो जाने दिया, पर अगले दिन उसे दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। 20 अक्टूबर 2004 अगले दिन जब उसे दोबारा क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है तो वो पुलिस वालों को एक झूठी कहानी बताता है। वो पुलिस वालों को कहता है कि 3 चाइनीज लोग हुआंगना को किडनैप करके ले गए हैं।
पुलिस वालों को ये कहानी बिल्कुल फेक लगती है। उसकी ये झूठी कहानी सुनकर पुलिस वाले डिसाइड करते हैं कि क्यों ना टुक लैंग को कोर्ट में ले जाया जाए उसका पॉलीग्राफी टेस्ट करने के लिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि ये सच बोल रहा है या झूठ। और इस टेस्ट के नाम से टुक लैंग बहुत घबरा जाता है। जब वो टुक लैंग को कोर्ट में ले जा रहे होते हैं तो वो रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं वहां पर खाना खाने। अब इसे पुलिस वालों की लापरवाही कहो या टुक लैंग की चालाकी, वो मौका मिलते ही वॉशरूम की खिड़की से भाग जाता है। और टुक लैंग के वहां से भागते ही पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि ये आदमी जरूर कुछ तो छुपा रहा था। अब ये इस इन्वेस्टिगेशन का प्राइम सस्पेक्ट बन गया था। टुक लैंग वहां से एक टैक्सी करके वुडलैंड में जाता है, जहां से वो कॉजवे के रास्ते मलेशिया में एंटर कर जाता है। पुलिस वाले टुक लैंग को एक वांटेड क्रिमिनल डिक्लेयर कर देते हैं। हुआंग ना का केस इतना ज्यादा वायरल था कि हर न्यूज चैनल पर अब टुक लैंग की फोटोज दिखाई जा रही थी। उसे अगले 10 दिन तक पुलिस वालों की ऑलमोस्ट 20 टीम्स लगातार ढूंढती है और 30 अक्टूबर को वो खुद ही पुलिस स्टेशन आके सरेंडर कर देता है। और टुक लैंग के सरेंडर करने की वजह, जब वो 10 दिन तक छुपा हुआ था तो वो रोज न्यूज चैनल में अपना चेहरा देखता था। वो इतना प्रेशराइज हो गया था, वो इतना डर गया था कि उसने सोचा सरेंडर करना ही उसके लिए अच्छा होगा। टुक लैंग ने फाइनली सरेंडर किया और उसने ये कन्फेस किया कि उसने हुआंग ना का मर्डर किया है। पुलिस वाले उससे पूरा मर्डर सीन रिक्रिएट करवाते हैं जो आगे कोर्ट में एज एन एविडेंस यूज होगा। टुक लैंग ने ऑलरेडी ये कन्फेस कर दिया था कि उसने हुआंग ना का मर्डर किया है। सिंगापुर के सब लोगों की उम्मीद टूट गई, पर अभी भी कुछ लोग उस उम्मीद को पकड़े हुए थे। वो सोच रहे थे कि क्या पता हुआंग ना उन्हें जिंदा मिल जाए, क्या पता ये आदमी झूठ बोल रहा है। पर 31 अक्टूबर को उनकी ये उम्मीद भी टूट गई। 31 अक्टूबर 2004 को हुआंग ना की डेड बॉडी एक हिल पार्क में मिलती है। इस न्यूज से सिंगापुर के सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो वॉलंटियर्स, सब रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, उसके पेरेंट्स, वो सब लोग जिन्होंने हुआंग ना को ढूंढा था, वो सब टूट जाते हैं। जरा सोचिए उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी जिसने अभी तक ये उम्मीद लगा रखी थी कि उसकी बेटी उसे जिंदा मिल जाएगी, और उस पर क्या बीती होगी जब उसने अपनी 8 साल की बच्ची की डेड बॉडी देखी होगी। काफी सारे लोग इकट्ठे होकर हुआंग ना के लिए कैंडल मार्च करते हैं, चर्च प्रेयर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और सबके मन में अब एक ही सवाल होता है, आखिर क्यों उस आदमी ने एक 8 साल की मासूम बच्ची की जान ले ली? वो आदमी जो सबकी नजरों में उस बच्ची का बेस्ट फ्रेंड था, आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? टुक लैंग ने पहले तो पुलिस को बताया कि उसने हुआंग ना का गला गलती से हाइड एंड सीक खेलते हुए दबा दिया था, और इसीलिए उसने वो 3 चाइनीज किडनैपर की कहानी बनाई थी। इस कन्फेशन पर ऑब्वियसली सबको डाउट होता है, आप हाइड एंड सीक खेलते हुए किसी का गला गलती से कैसे दबा सकते हो? अब पुलिस वाले इस केस को सेक्सुअल असोल्ट और मर्डर के एंगल से देखती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पुलिस चार्जशीट के अकॉर्डिंग हुआंग ना की बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान थे। पुलिस वालों के अकॉर्डिंग वो आदमी हुआंग ना को एक स्टोर रूम में ले गया, जहां उसने उसे सेक्सुअली असोल्ट करने की कोशिश की। जब हुआंग ना ने रेजिस्ट करने की कोशिश की तो उस वजह से उसके सर पर काफी चोटें आई, और फिर पकड़े जाने के डर से टुक लैंग ने हुआंग ना का गला दबाकर उसे मार दिया और उसकी बॉडी को 9 प्लास्टिक बैग्स में डाला और एक कंटेनर में डालकर उसे डिस्पोज कर दिया। अब शॉकिंग बात तो ये है कि एक आदमी दिन में एक छोटी बच्ची को किडनैप करता है, उसका मर्डर करता है और उसकी बॉडी को पब्लिक पार्क में दफना आता है, और किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ती। इस बात से ये साबित होता है कि ये टुक लैंग बहुत ही ज्यादा चालाक, कोल्ड ब्लडेड किलर है। हुआंग ना की बॉडी जब मिली तब वो बुरी तरह से डिस्पोज हो गई थी, इसलिए उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं हो पाई, इसलिए वो लोग कोर्ट में सेक्सुअल असोल्ट के चार्जेस को प्रूव नहीं कर पाए। बट स्टिल डिस्पाइट लैक ऑफ एविडेंस अभी भी सब लोग इस केस को सेक्सुअल असोल्ट केस ही मानते हैं। और अब हम आते हैं टुक लैंग की कोर्ट हियरिंग्स पर। टुक लैंग के लॉयर्स कोर्ट में उसे मेंटली अनस्टेबल प्रूव करने की कोशिश करते हैं, पर साइकोलॉजिस्ट उसे एग्जामिन करते हैं और उसे मेंटली स्टेबल डिक्लेयर करते हैं, और हाई कोर्ट भी उसे मेंटली स्टेबल और एक कोल्ड ब्लडेड किलर डिक्लेयर करता है। टुक लैंग को हाई कोर्ट में डेथ पेनल्टी मिलती है। टुक लैंग के जो लॉयर्स होते हैं वो इस सेंटेंस को चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, बट अगेन उसे सुप्रीम कोर्ट में भी डेथ सेंटेंस ही सुनाया जाता है। टुक लैंग की जो फैमिली होती है वो अपने लॉयर्स की मदद से प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर को एक मर्सी पिटीशन फाइल करते हैं, जिस पर 3500 लोग सिग्नेचर करते हैं। पर इस मर्सी पिटीशन के रिजेक्शन के लिए भी काफी लोग कैंपेन्स चलाते हैं, और सिर्फ सिंगापुर ही नहीं,
पूरी दुनिया के लोग इस पिटीशन को और इस केस को फॉलो करते हैं। सिंगापुर के प्रेसिडेंट अक्टूबर 2006 में इस मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर देते हैं और इसी के साथ टुक लेंग की डेथ पेनल्टी फाइनलाइज हो जाती है। अब टुक लेंग को फांसी से कोई नहीं बचा सकता था। ये पिटीशन रिजेक्ट होने की न्यूज उसकी फैमिली उसे अगले दिन प्रिजन में देती है और ये न्यूज सुनकर वो एकदम शॉक में चला जाता है। अगले कुछ दिन तक वो अपने सेल में अकेला ही रहता है, जहां पर वो खाना पीना भी बिल्कुल बंद कर देता है। टुक लेंग अब अपनी फांसी का इंतजार करता है। वहीं दूसरी तरफ हुआंग ना के फ्यूनरल में हजारों लोग आते हैं। बड़े बड़े सिंगापुर के बिजनेसमैन और सिंगापुर के सेलिब्रिटीज इस फ्यूनरल का हिस्सा बनते हैं और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग हुआंग ना के लिए प्रेयर्स और फ्लावर्स भेजते हैं। डायरेक्ट सिंगापुर फ्यूनरल सर्विस हुआंग ना के पूरे फ्यूनरल को फाइनेंस करती है और इतना ही नहीं, वो हुआंग ना का एक मेमोरियल भी बनाने का प्रॉमिस करती है उसके स्कूल में। हुआंग ना के नाम पर काफी सारे लोग बहुत सारे गिफ्ट्स एंड डोनेशंस भी देते हैं और हुआंग ना के लिए काफी स्कूल्स में 2 मिनट का साइलेंस भी रखा जाता है। शी वॉज अ वेरी हैप्पी एंड ब्राइट किड एंड उसका केस इतना फेमस था कि पूरी दुनिया में आज भी लोग उसके लिए दुआएं मांगते हैं।